नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। स्क्रीन पर आपको हमारे साथ सैयद आकिफ जैदी साहब दिख रहे हैं, सीधे ईरान के कुम शहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकिफ जैदी साहब से हम इस लिए जुड़ रहे हैं और आपको भी जोड़ रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि ईरान में इस समय क्या हो रहा है। आपको पता है कि 3 जुलाई से लेकर उन जो सर्वोच्च धार्मिक नेता रहे आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब, उनका अंतिम संस्कार चल रहा है। आज आखिरी दिन है और इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टर्की में ये भी घोषणा कर दी है कि जो डील हुई थी ईरान के साथ, अब वो ख़त्म हो चुकी है। उनकी तरफ से ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब अमेरिका की तरफ से ख़त्म हो चुकी है, ये माना जाए या उसके कुछ और भी मायने हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे आकिफ साहब से। आकिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में हमारे। और सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अभी ईरान में चल क्या रहा है। इस बीच जब अमेरिका की तरफ से अटैक भी हो गए हैं, काउंटर अटैक भी हुआ है ईरान की तरफ से भी, इधर फ्यूनरल का आखिरी दिन है, इन सब के बीच ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, अगर एक संक्षेप में, शॉर्ट में हमें आप बता सकें कि अभी क्या चल रहा है वहाँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का और आपके तमाम दर्शकों की खिदमत में आदाब अर्ज़ है। और इस वक्त देखिए ईरान में, या बल्कि ईरान, इराक़ और शायद मीडिया के माध्यम से बहुत सारे देशों में इस वक्त शहीद आयतुल्लाह खामेनेई के यही जो अंतिम संस्कार हैं, जो उनका तशय्युअ और तदफीन का सिलसिला है, पूरा माहौल उसी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। लोग या तो तेहरान में या कुम में उसमें शिरकत की। आज करबला, नजफ और इराक़ के शहरों में हो रहा है ये प्रोग्राम, और कल ये प्रोग्राम अपने अंतिम चरण तक पहुंचेगा मशहद नाम के शहर में, जो फिर वापस ईरान में आएगा। तो कल रात तक जब तक कि ये इस जनाजे को बड़े एहतराम के साथ मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े में जब तक दफना लिया जाएगा, तब तक यही थीम है यहाँ पर, और सब लोग इसी में इन्वॉल्व हैं। कई दिन यहाँ पर देश में छुट्टी रही इसी प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए, ताकि लोगों के लिए आसानी हो इसमें आकर शिरकत करें। और आपके दर्शकों ने देखा कि कितनी बड़ी बड़ी एस्टिमेट्स लगाए गए हैं। जो फॉरेन ऑब्जर्वर्स हैं उन्हीं ने भी मिलियंस की तादाद का जिक्र किया है। और आज इराक़ में भी ज़ाहिरन जो एक्सपेक्टेड जितनी संख्या थी उससे कहीं ज़्यादा तादाद में लोगों ने शिरकत की। तो अभी सब यही है। हाँ, जो ये सब झड़पें और ये सब हो रहा है, ये भी खबरों में आ रहा है, लोग उससे भी आगाह हैं, लोग उसकी भी जानकारी रखते हैं, लेकिन उसकी फ़िलहाल सेकेंडरी हैसियत है। अभी सब मेन चीज़ें, ये जो कहा जा रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा ये अंतिम संस्कार का प्रोग्राम रहा है, शायद यही साबित हो बाद में जाकर। एक चीज़ तो वाज़ेह है मिश्रा जी, और वो ये है कि वो चीज़ जो आज इराक़ में हम देख रहे हैं, ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुई कि किसी एक देश का सरबराह उसके अंतिम संस्कार के लिए उसका जनाजा किसी और देश में ले जाए, वहाँ पर पूरी स्टेट ऑनर्स के साथ और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के साथ ये प्रोग्राम किया जाए। ये हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया। और याद रखें कि इराक़ वो देश है कि जो 8 साल जंग लड़ चुका है ईरान के साथ, दोनों तरफ लाखों लोगों की जान गई। तो वो जब जंग 8 साल चली तो उसमें से 7 साल तो खुद शहीद आयतुल्लाह खामेनेई ही ईरान के लीडर, प्रेसिडेंट की शक्ल में उस ज़माने में हुआ करते थे। तो ये वो पर्सनालिटी है कि जो उस ज़माने में जो एनिमी था इराक़ियों का, उसके प्रेसिडेंट है। लेकिन आज इराक़ी इस तरह से इस्तक़बाल कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई बहुत गहरा माना रखती है ये सब चीज़ें। बिल्कुल। तो यही हाँ, अभी यानी आप जो कह रहे हैं कि इसका मतलब वहाँ पर जो मुख्य खबरें हैं या मुख्य जो इशू है, जो मुद्दा है, वो यही है कि खामेनेई साहब का जो अंतिम संस्कार वहाँ पर हो रहा है। एक बात ये बताएं मुझे कि जिस तरीके से ये फ्यूनरल है, इसमें जो भीड़ जुटी है बड़ी तादाद में, 70 से ज़्यादा देशों के नुमाइंदे भी वहाँ पहुँचे हैं, करोड़ों में तादाद बताई जा रही है, दिख रही है तस्वीरें वहाँ से जो आ रही हैं। इन सब के बीच वहाँ 2 चीज़ें दिखाई पड़ी। एक तो खामेनेई साहब के प्रति एक सद्भाव, प्रेम, और दूसरी है अमेरिका और इजराइल को लेकर जो एक घृणा वहाँ पर दिखाई पड़ी, नाराज़गी दिखाई पड़ी, गुस्सा दिखाई पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप की 2 दिन पहले उस पर रिएक्शन भी आई थी। इन सब के बीच ये जो
यहाँ अमेरिका की ओर से अटैक किए गए हैं, कई जगहों पर हमले हुए हैं, इसको अब किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक आप विश्लेषक के तौर पर आप उस इलाके की पॉलिटिक्स को भी समझ रहे हैं, स्ट्रेटजी को भी समझ रहे हैं, तो इसको कैसे देखा जाए? क्या ये हमला करके डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक तरफ खामेनेई साहब का अंतिम संस्कार हो रहा है, वहाँ पर करोड़ों लोग जुटे हुए हैं और आप उसी देश के ऊपर हमले कर रहे हैं? उनको ये नहीं लगता कि इसकी रिएक्शन पूरी दुनिया में या ह्यूमैनिटी के लेवल पर किस तरीके से होगी? मिश्रा जी, मुझे लग रहा है कि खैर ये तो आप भी जानते हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि ह्यूमैनिटी और ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अमेरिका, इसराइल जैसे इनके जो हुक्मरान होते हैं वो उन्हें पता भी नहीं इसकी स्पेलिंग क्या होती है। तो वो जो मैं विश्लेषण के एतबार से मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि ये दर हकीकत एक ये जो हमले हुए कल रात, ये एक डर और खौफ की बिना पर हुए हैं। देखिए, इस वक्त नेटो की समिट चल रही है यहीं पड़ोस में, टर्की में, यानी जी। अंकारा में। और वहां पर नेटो यानी कि अमेरिका और अमेरिका के जो इर्द गिर्द उसके जो सैटेलाइट कंट्रीज हैं वो सब वहां पर जमा हो रहे हैं। और दुनिया के मीडिया में बजाय इसके कि इस समिट के बारे में खबरें हों, पहले दर्जे पर 4 दिन हो गए अभी तक यही आयतुल्लाह खामेनेई के अंतिम संस्कार ही सबसे बड़ा हेडलाइन बना हुआ है दुनिया के मीडिया में। ये चीज अपने आप में आसान नहीं है, इसको निगलना और हजम करना, ऐसे जो अहंकारी और इतने जो इतने अकड़ रखने वाले जो ये लोग जमा हुए हैं अंकारा में। दूसरी बात ये जो हो रहा है यहाँ पर, चाहे वो तेहरान और क़ुम है, और आज जो उससे भी ज्यादा खतरनाक इन लोगों के लिए, अमेरिका इसराइल के लिए, जी। कि इराक में जो ये हो रहा है, ये दर हकीकत उनके वर्चस्व में एक के बाद एक कील, उनके ताबूत में कील ठोकी जा रही है। क्योंकि जब ईरान में इतने प्रोपेगेंडा किया गया इतने दशकों से कि यहाँ की जनता ऊब गई है अपने शासकों से, अपने हुक्मरानों से, और ऐसा है वैसा है, पहले वो फ्लॉप हुआ। फिर उससे ज्यादा जो है उनके लिए खतरनाक इराक। देखिए, इराक में ये वो देश है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी 2 महीने पहले अमेरिका के दबाव की वजह से जो शख्स प्राइम मिनिस्टर बनने वाला था, नूरी अल मलिकी, अमेरिका का इतना दबाव था कि उनका नाम हटाकर अली अज़-ज़ैदी को बना दिया गया। यानी अमेरिका इतना पावर रखता है वहां पे। अभी भी अमेरिकी फौजी हैं इराक में। अभी भी इराक जो भी तेल बेचता है, पता नहीं आपके दर्शकों को इसकी इत्तला है कि नहीं, लेकिन जो भी तेल इराक बेचता है उसका सारा पेमेंट जाता है यूएस फेडरल रिजर्व, वॉशिंगटन में पैसा जाता है। वहां से फिर इराकी गवर्नमेंट चिट्ठी लिखती है, रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमें थोड़ा पैसा अपना चाहिए, तो अमेरिका की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कब और कितना पैसा रिलीज किया जाए। किसका पैसा? खुद इराक का पैसा, कितना जो है रिलीज किया जाए। यानी इस किस्म का कंट्रोल अभी भी अमेरिका का है इराक के ऊपर, जब से उसने 2003 में इन्वेड किया था। ऐसे देश में जहां ऐसा कंट्रोल है कि आपकी पसंद का आप प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, वहां पर इतनी संख्या में लोग निकल रहे हैं किसके जनाजे को कांधा देने, कि जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपने उसको घोषित किया था। और नारा क्या लग रहा है वहां पर? अभी मैं लाइव कवरेज उसका देख रहा था, अरबी में नारा लग रहा है अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। और इंतकाम के जो मुतालिबा और इंतकाम के जो नारे लग रहे थे ईरान में, अरबी जबान में वही नारे लग रहे हैं नजफ और करबला की सड़कों पे। तो ये उनके वो अपना वर्चस्व जो है वो बिखरता हुआ देख रहे हैं। इसको कहीं से थोड़ा सा कवर करने के लिए ये कल रात को उन्होंने हमले किए हैं, ताकि ये दिखा सके ईरानियों को, इराकियों को, बाकी दुनिया को कि भाई हम अभी हैं पावर में, हम अभी भी पुराने अमेरिका हैं, हमने हमारी हौसले अभी पस्त नहीं हुए तुम्हारी इस ताकत के प्रदर्शन को देखकर। क्योंकि ये सही बात है कि जहां पर ये सोग मनाया जा रहा है, गम मनाया जा रहा है, सब कुछ है, साथ में ये ताकत का प्रदर्शन भी है, और ये सब चीजें आपस में कंबाइंड है। यानी दो सब अलग अलग चीजें नहीं है। बल्कि आपने देखा होगा कि इस पूरे अंतिम संस्कार का जो स्लोगन है वो अंग्रेजी में उसका तर्जुमा है वी मस्ट राइज, हमें उठ खड़ा होना पड़ेगा, हमें क़ियाम करना होगा अदल और इंसाफ को कायम करने के लिए। और उसका जो सिंबल है वो मुट्ठी है, आपने शायद देखा होगा, आपके दर्शकों ने, मुट्ठी उसका लोगो है। मुझे लग रहा है कि इस तरह से जो ये चाहे ईरान में या अभी इस वक्त इराक में, और जो दुनिया भर से लोग आए हैं इसमें
हिस्सा लेने, और जो दुनिया भर में जो लोग भावुक हो रहे हैं इसको देखकर, ये दर हकीकत रेजिस्टेंस और उसके सपोर्टर्स वो अमेरिका इसराइल के चेहरे के सामने अपनी मुट्ठी को गोया इस तरह से कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमारी मुट्ठी अब तैयार हो रही है। और इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल रात जब ये प्रोग्राम मशहद में खत्म होगा, तो उसके बाद से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईरान का और इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सेस का रवैया बदलेगा और ज़्यादा सख्त होगा इसके बाद। जी बिल्कुल। आकिब साहब, एक बात यहाँ बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही कि इराक में जिसके साथ ईरान का 8 साल तक लड़ाई हुई है और उस समय 7 साल तक प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके बाद इतना ज़्यादा प्रभाव अभी भी अमेरिका का वहाँ पर है। ये वास्तव में ये हैरानी की बात है कि बावजूद इसके वहाँ पर उनके अंतिम संस्कार की रस्में हो रही हैं, उनका जनाजा जा रहा है और वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। तो इसके कारण क्या है? अमेरिका का कोई डर नहीं है? अमेरिका का कंट्रोल केवल वहाँ के तेल पर, वहाँ की इकॉनमी पर, इन्हीं सारी चीज़ों पर है, या फिर वहाँ जो लोग जुट रहे हैं तो वो इन सारी चीज़ों से बेखौफ हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि अमेरिका क्या करेगा इराकी हुक्मरान के साथ, इंतज़ामिया के साथ, या फिर वहाँ की जो अवाम है उसके साथ? मिश्रा जी देखिए, जब ये हमला ईरान पर हुआ 28 फरवरी से शुरू हुआ, और शुरू में कई लोगों का, अक्सर लोगों का ये अनुमान था कि ईरान टिक नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। और उसमें ये भी, और उसकी एक वजह ये थी कि एक तो ये मानना था कि भाई अमेरिका के सामने कौन टिक सकता है। दूसरी बात, जनवरी में जो यहाँ पर फसाद किए गए थे उसकी जो गलत पिक्चर पेश की गई थी कि गोया जैसा कोई पॉपुलर अपराइजिंग था हुकूमत के खिलाफ, जबकि यहाँ पर बदमाशों के जरिए फसाद था। तो उसकी वजह से ये सोचा जा रहा था कि ईरान की जनता भी वो ऊब गई है और वो साथ देगी इस हमलावरों का। फिर जब नहीं हुआ ऐसा, तो लोग, ये एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, जो एक्चुअली नहीं है एक्सपर्ट्स इन टॉपिक्स के, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने आकर ये कहना शुरू किया कि हाँ देखिए, एक चीज होती है रैलिंग राउंड द फ्लैग। जब किसी देश के ऊपर हमला होता है तो लोग अंदर के आपसी झगड़े भुला देते हैं और एकदम से एकजुट हो जाते हैं और उनमें एक एकता पाई जाती है, रैलिंग राउंड द फ्लैग। ये उन्हीं ने कहना शुरू किया और इस तरह से पर्दा डालने की कोशिश की उस हकीकत पर जो यहाँ ज़मीनी तौर पर माशरे में है। लेकिन अगर बात रैलिंग राउंड द फ्लैग की है मिश्रा जी, तो फिर तो ईरान की हद तक तो शायद उनकी ये थियरी हम मान भी लें कि ईरानी पब्लिक एक अजीब टाइप की पब्लिक है। जनवरी के महीने में अपनी जान देने को तैयार थी ताकि आयतुल्लाह खामेनी की हुकूमत को ख़त्म करें, और मार्च के महीने में वो अपनी जान देने को तैयार है ताकि वही उनकी हुकूमत बाकी रहे। यानी इस 2 महीने में अगर ऐसा हो भी सकता है, मान लीजिए हम फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लेते हैं ये थियरी उनकी, तो भी ये थियरी जो ईरान के अंदर ही चलेगी ना। इराक के अंदर ये क्या हम देख रहे हैं इस वक्त, और हमको तो ये पता है गया है नस्लों से कि अरब्स और पर्शियंस में, अरब और अजम में तो एक दुश्मनी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती वगैरह। इराक तो अरब देश है जो इत्तेफाक से जिसकी गवर्नमेंट अमेरिका के कंट्रोल में भी है। बात यही है कि गहराई में जो एक्चुअली जो ऑन द स्ट्रीट चल रहा है, लोगों के दिलों में चल रहा है, उसकी या तो इन विश्लेषकों को खबर नहीं है या खबर है और इसकी सही खबर हम तक पहुंचाते नहीं है। बात यह है कि जिस फ्लैग के अराउंड रैलिंग हो रही है वो न ईरान का फ्लैग है न वो इराक का फ्लैग है, वो है आदर्शों का फ्लैग, वो है करबला का फ्लैग, वो है इमाम हुसैन का फ्लैग, वो है इंसाफ का परचम। और उसके लिए कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं कि आप अगर भारत में भी हैं तो आप इंसाफ के परचम के साथ हैं, आप यू विल रैली अराउंड द फ्लैग फॉर जस्टिस, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि लोग अपने दिल में, अपने दिमाग में इसको यानी अच्छाई और बुराई के दरमियान की जंग की शक्ल में देखते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी, यानी इराकी होते हुए, अरब होते हुए, सुन्नी होते हुए, हत्ता कई केसेस में नॉन मुस्लिम होते हुए, उन्हें इस वक्त कोई भी अजीब नहीं लगता कि हम एक ईरानी, एक शिया एस्टेब्लिशमेंट, शिया लीडर, ईरानी लीडर के लिए हम इतना रोएं, इतनी हम उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए हम कितना न जाने सफ़र करें। और इतनी, अब इराक में तो, यानी ईरान में तो अभी 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, इराक में तो इससे भी ज़्यादा इस वक्त गर्मी है, 45 से ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर है। उस गर्मी के बावजूद हम धूप में धक्के खाएं, क्योंकि ये चीज़ जो चल रही है लोगों के दिल में वो है कि हम एक कॉमन आदर्श हैं जिसके लिए हम यूनाइटेड हैं। एक तरफ हम हैं
और जी। दूसरी तरफ एप्स्टीन गैंग है। हम्म। एप्स्टीन गैंग के अपने उसके आदर्श हैं। उसके आदर्श में है कि दूसरों को गुलाम बनाना, दूसरों का जो है वो शोषण करना, और जाहिर सी बात है बच्चों के साथ जो वो करते हैं वो भी दुनिया के सामने अब आ चुका है, हम्म। वगैरह वगैरह। वो उनके आदर्श हैं। और इंसानियत का 99% से भी ज्यादा जो भाग है वो उन आदर्शों के बनिस्बत जो है वो घृणा महसूस करता है, और उसके आदर्श उसके 180 डिग्रीज ऑपोजिट है। ये कॉमन आदर्श हैं जो जोड़ रहे हैं, और किसी को अजीब नहीं जो यहाँ सड़क पर, हाँ, बाहर जी। जो एक्सपर्ट्स हैं हम्म। जिन्हें नहीं बातें ये समझ में आती, जिनके फ्रेमवर्क्स बहुत अभी लिमिटेड हैं, जिनका दृष्टिकोण अभी बहुत महदूद है, वो कहते हैं कि ये थियरी वो थियरी। लेकिन यहाँ आप आदमी से पूछे तो कह रही है कि एक अच्छा आदमी था, हक की लड़ाई लड़ रहा था, अपने हम्म। आदर्शों के लिए उसने जान दे दी, हम भी उसी आदर्शों पर हम यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, तो क्यों ना हम रोएंगे उसके लिए, क्यों ना हम उसके उसके अंतिम संस्कार में शिरकत करेंगे। जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, देशों की बाउंड्री नहीं है, और इसलिए वहाँ पर उनको इस तरीके का उनके अंतिम संस्कार में लोग उमड़े हुए हैं। 2-3 दिन पहले जब ये शुरू हुआ था फ्यूनरल का कार्यक्रम खामेनेई साहब का, ट्रंप का एक बयान आता है कि मुझे नहीं पता था कि इतनी भीड़ होगी, इतना उनके पीछे जान देने वाले हैं, रोने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ऐसे लोगों को मूर्ख और बेवकूफ़ कहा। उसके बाद फिर ये कह रहे हैं कि हम चाहे तो पूरी की पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर सकते हैं, और उसके बाद अब वो हमला उस पर कर भी चुके हैं। ये क्या है? ये डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की कोई पॉलिसी है, उनकी झुंझलाहट है, उनका फ्रस्ट्रेशन है, या फिर खौफ है? इसको किस तरीके से इसको थोड़ा सा डीकोड करें? निष्ठा जी, ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं, ये बौखलाहट है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये उनका जवाल है, उनका सूरज डूब रहा है, सितारा डूब रहा है, ये। और ये आखिरी वक्त में जब ये आप जानते हैं कि कोई भी शमा बुझने से पहले जो है बहुत फड़फड़ाती है, ये वो वाली कैफियत इस वक्त हम लोग देख रहे हैं। अमेरिकन जायनिस्ट जो प्रोजेक्ट है वो सभी का माने, कोई मेरी अपनी नज़र नहीं है, ये जनरल माना जाता है कि वो जिस 1990s के दशक में वो सोल सुपर पावर थे, आज 2026 में हम बात कर रहे हैं तो ईरान के हाथों इतनी बुरी तरह मुंह की खाने के बाद ईरान ने धूल चटा दी। ईरान का मिलिट्री बजट 1% है अमेरिका के मिलिट्री बजट के मुकाबले में, लेकिन खुली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका को हार हुई। तो 1990s में वो जो सोल सुपर पावर था वो आज हाथ पैर मार रहा है ये दुनिया को जताने के लिए कि भाई मैं आज भी सुपर पावर हूँ। सोल तो छोड़ो, वो तो दावा कर ही नहीं सकता, अब मैं भी अभी भी हूँ मैं सुपर पावर, ये कहने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत उसके लिए खतरनाक पीरियड है। और इसीलिए कई विश्लेषकों का मानना है, और मेरा भी मैं भी सहमत हूँ कि अमेरिका अभी अपने खात्मे के जितना नजदीक हो रहा है उतना ज्यादा डेंजरस भी होगा। चंद साल तक वो काफी और ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि अपने जो उसके पैरों तले जो जमीन खिसकती जा रही है, जो खत्म हो रहा है उसका वर्चस्व, उसको बचाने के लिए नाकाम ही सही लेकिन कोशिशें करेगा कि जिसमें वो कई बार इंसानियत के उसूलों को पामाल करेगा। गजा में भी जो अमेरिका कर रहा है, और याद रहे अमेरिका है जो कर रहा है गजा में, इसराइल उसका जूनियर पार्टनर और ठेकेदार है। जो वो कर रहा है और करते आ रहा है वो उसको उसी लार्जर पिक्चर में देखें। खत्म हो रहा है उसका दौर, और उसको बचाने के लिए वो ये कोशिशें कर रहा है। उसको सिर्फ खून बहाने के अलावा और कोई तरीका आता नहीं। कोशिश कर रहा है, खून तो बहा लेगा, जी। जेनोसाइड कर लेगा, लेकिन अपने वर्चस्व को नहीं बचा सकेगा। और यही आप खौफ और डर अभी देख सकते हैं कि वो देश जो आप जिसके प्राइम मिनिस्टर आप तय कर पाते हैं, जिसका मेन इनकम का सोर्स तेल है, वो सब पहले आपकी जेब में आता है, वहां पर ये हो रहा है सड़कों पर, और ऐसे नारे लग रहे हैं आपके खिलाफ। तो आगे फ्यूचर, जाहिर सी बात है, जो भी उनका वर्चस्व है इस इलाके जी। में बचा कुचा, वो पायदार नहीं है, वो टिक नहीं सकता है। दे कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल। वो आगे देख रहे हैं कि फ्यूचर में और मुस्तकबिल में कोई खास उनके लिए इस रीजन में कोई रोल नहीं बचा है। जी, लेकिन इसका जो आकिब साहब दूसरा पहलू है, ईरान इस लड़ाई में ईरान ने भी बहुत खोया है। अभी 1 साल पहले भी 12 दिन की लड़ाई हुई थी, उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो अगर ये सारी चीज़ें अमेरिका पर, इजराइल पर लागू हो रही हैं, तो ईरान का भी जो नुकसान हुआ है वो कितना बड़ा नुकसान है? और क्या ईरान में वो ताकत है कि अगर दोबारा फिर अगर जंग शुरू होती है उसी तरीके से ईरान फिर उठ खड़ा होगा, फिर उसी तरीके से वो मुकाबला कर पाएगा, उसी तरीके से रिटेलिएट कर पाएगा? ये
तो ईरान के साथ भी ये सिचुएशन सामने दिखाई पड़ रही है। देखिए, जो जिस चीज़ को ईरान का नुकसान कहा जाता है, और हाँ, ईरान में चंद हज़ार लोगों की इसमें मौत हुई, शहादत हुई, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ, जो मिलिट्री एसेट्स और इंस्टॉलेशंस को जो नुकसान पहुंचा होगा, उसकी हमें डिटेल्स तो नहीं है क्योंकि वो सीक्रेट है, लेकिन यकीनन पहुंचा होगा। जंग है, आखिरकार नुकसान तो होता है। तो वो चीज़ जो ईरान के नुकसान के तौर पर बताई जा रही है, वो उसको देखने का एक और भी दृष्टिकोण है, और वो ये है मिश्रा जी कि ये नुकसान नहीं बल्कि ये कीमत है। ये कीमत है अदा की गई है किसी ऐसी चीज़ को हासिल करने के लिए कि वो चीज़ जो हासिल हुई है, वो इस कीमत से कहीं ज़्यादा वैल्यू रखती है। वो चीज़ जो ईरान को इस वक़्त हासिल हुई है, आप उसकी तुलना करें उन चीज़ों से जो जो कीमत के तौर पर अदा की गई हैं, तो शायद आप भी और आपके दर्शक भी सहमत होंगे कि हाँ, यही सही है कि कुछ कीमत अदा की गई है बहुत कुछ हासिल करने के लिए। ईरान में इस वक़्त जो अंदरूनी तौर पर एकता, एकचहती और यूनिटी पाई जाती है, वो शायद 1979, 1980 के बाद इस नौइयत की नहीं देखी गई। ईरान के अंदर जो इस वक़्त याद रखें कि ईरान के अंदर जो नई जनरेशन थी, उसका एक भाग वो ये सवाल पूछता था कि वाक़ईन क्या अमेरिका इतना हमारा दुश्मन है? क्या वाक़ईन हम क्या हो नहीं सकता कि हम अमेरिका से कोई दोस्ती समझौता कर लें और इस तरह से हम पर जो आर्थिक दबाव है वो ख़त्म हो जाएगा। उनके बड़े कहते थे देखो अमेरिका कभी सुधर नहीं सकता, कुत्ते की दो में। लेकिन जो नई जनरेशन थी उसकी एक हिस्सा कहता था नहीं, शायद आप लोग पुराने ज़माने की सोच रखते हैं। लेकिन उनके लिए भी अगले 10-20 साल तक के लिए पता चल गया कि ये जो साम्राज्य सिस्टम और निज़ाम है, ये वाक़ईन ये उन भूतों में से जो सिवाय लातों के और कोई बात नहीं समझता। ये चीज़ यहाँ पर अंदर यूनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही है। या दुनिया की सतह पर जो इस वक़्त ईरान का जो चेहरा बना है, न सिर्फ़ ताकत के एतबार से, यानी ताकत यानी फ़ौजी ताकत। लोग हैरान है ना कि फ़ौजी ताकत कितनी है, हम नहीं पता था हमको कि इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी मिसाइल, ड्रोन है, सही है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था। लेकिन लोग उससे ज़्यादा अचंभित हैं और इम्प्रेस है ईरान की जो नैतिक ताकत है। देखिए मिश्रा जी, याद रहे कि ईरान का एटलीस्ट 10 से 15 साल हो गए कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है, और यानी उसकी टेक्नोलॉजी उसके पास है, वो क्षमता उसके पास पाई जाती है। भाई जो 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है, वो 90-95% तक करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, बम बना सकता है। तो वो और ये सालों से उसमें ये क्षमता है। और उसके जो दुश्मन है वो कौन है? अमेरिका और इसराइल, दुनिया की दो बहुत ही खतरनाक ताकतें जो एटमी हथियार से लैस हैं। और अमेरिका तो इसका मुजाहरा भी कर चुका है 1945 में कि निहत्तों पर एटमी बम वो दाग सकता है, कुछ उसे नहीं होता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जापान में जो उसने किया। जी जी। तो ऐसी ताकतों का उसका मुकाबला रहा है। लेकिन ये क्षमता रखने के बावजूद, ऐसे दुश्मनों की दुश्मनी रखने के बावजूद ईरान ने नहीं बनाया है न्यूक्लियर वेपन, यानी उसका फैसला रहा है कि वो नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि इंसानियत के उसूल के खिलाफ है, नैतिकता के उसूलों के खिलाफ है। या अभी जंग शुरू हुई, पहले ही दिन वो मीनाब की बच्चियों के स्कूल पर क्या हमला हुआ, आप सब दर्शक जानते हैं। जी जी। उसके बाद ईरान ने 8 अलग-अलग देशों में अमरीकी एसेट्स पर हमला किया है। हज़ारों की तादाद में मिसाइल, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, एक्ज़ैजरेट नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट है, जी जी हज़ारों की जी। तादाद में मिसाइल और ड्रोन मारे हैं उसने उस 39 दिन की जंग में। एक स्कूल की आप खबर बता दीजिए कि किसी स्कूल पर जाके गलती से भी लगा हो। किसी भी एक हॉस्पिटल, यहाँ पर 850 स्कूल डैमेज हुए। वो मीनाब का तो मशहूर हुआ क्योंकि उस दिन वर्किंग डे था और सारे बच्चियाँ बच्चे थी। गए। जी हाँ। हाँ, लेकिन उसके बाद से स्कूल उन्हीं ने बंद कर दिए, ऑफलाइन कर दिया वगैरह। लेकिन 850 स्कूल इस वक्त डैमेज हैं। 40 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को मारा है अमेरिका ने इस बमबारी में। तो लेकिन आप पलट कर बताइए किसी एक हॉस्पिटल को मारा, दुनिया देख रही है ये, जी। दुनिया ये देख रही है, ये नहीं, ये बिल्कुल, ये और कहा भी ये जा रहा है, ये चर्चाएं भी है कि ईरान के फेवर में ये बहुत सारी बातें गई हैं कि उसने जो जंग के एक रूल्स होते हैं उनको कैसे फॉलो किया है, बावजूद इसके कि उसके ऊपर ये हमले होते रहे। एक सवाल मेरा और है आपसे कि ये जो अब सिचुएशन बनी है वार के बाद, और अमेरिका किस तरीके से परेशान रहा डील के लिए, अब भले ही कह रहे हैं कि अब डील ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी तक उनकी जो कोशिशें रहीं और आखिरकार बैठे भी टेबल पर, डील साइन भी हुई, उसको एक अंतिम रूप देने की कोशिश भी हो रही है।
इन सब को देखते हुए ये जो अमेरिकी बेस है पश्चिम एशिया के देशों में, अरब कंट्रीज़ में, अब ये उसी तरीके से अमेरिका के साथ अभी भी क्या खड़े रहेंगे जिस तरीके से पहले खड़े रहते थे, या अब इनकी स्ट्रेटजी में भी, इनकी जो अपनी पॉलिसी है उसमें भी कुछ बदलाव आएगा या बदलाव आता दिखाई पड़ रहा है? जी मिश्रा जी, देखिए ये जो खाड़ी के देश रहे और बाज खाड़ी से हटकर भी जो देश रहे, जैसे जॉर्डन है या सीरिया है वगैरह, जो अमेरिका के साथ देते हैं उनकी मुट्ठी में है, जी। ये इनकी इनमें इसने 4 महीने के अंदर हमने तब्दीली देखना शुरू कर दी है। सबसे बड़ी तब्दीली तो हम देखेंगे तो अगर आप देखें तो ओमान ने बहुत साथ दिया ये ईरान का, उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा। कतर ने शुरू के चंद हफ्ते अमेरिका का साथ दिया, फिर फासला बनाना शुरू किया और अब कोशिश कर रहा है कि वो ईरान के साथ एक नरमी का रवैया रखे। सऊदी अरब ने भी जब देखा, और ये सबके साथ यही हुआ है दर हकीकत, यानी ओमान को शायद छोड़कर बाकी जो देश हैं, शुरू में वो पूरी तरह साथ में थे, उनकी ज़मीन को इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी हवा को इस्तेमाल किया कर रहा था अमेरिका, और ये करने भी दे रहे थे कि ईरान पर। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ईरान तो बहुत ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई कर रहा है, तो फिर उनका रवैया नरम पड़ने लगा। कतर का, सऊदी अरब का, जहां और यूएई जो इसराइल का बहुत बड़ा प्रॉक्सी माना जाता है इस इलाके में, उसने भी कुछ अरसे के बाद थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार करना पड़ा। बहरीन और कुवैत में अभी कोई तब्दीली नहीं देखी गई है। तो तब्दीली तो लेकिन आना शुरू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। अभी उसके कुछ चरण और कुछ मरहले उसके बाकी हैं। इस सब में ये भी मद्देनजर रखें हम लोग मिश्रा जी के हम लोगों के लिए एक सवाल या निशान भी है कि ये जो देश हैं, ये किस हद तक दर हकीकत इंडिपेंडेंट हैं भी अपने फैसलों में। ये अभी एक सवाल है। हाँ बिल्कुल। हम और आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं जी। इंडिया, हमारे देश की आज़ादी तक हमारे देश का जो 1/3 हिस्सा था वो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक, रजवाड़े हुआ करते थे। जम्मू एंड कश्मीर बड़ा नाम है, उसमें हैदराबाद बड़ा नाम है, मैसूर बड़ा नाम वगैरह वगैरह, और ऐसे 500 से ज्यादा थे कि जिनको इंडिया में इंटीग्रेट किया गया। ये बराए नाम आजाद होते थे, इनके पास हर एक के पास अपना एक झंडा होता था। इनमें से जो बड़े थे, जैसे ये हैदराबाद वगैरह, इनकी अपनी करेंसी होती थी, इनके अपने पासपोर्ट होते थे। लेकिन आप बताइए, ना उस जमाने में ना आज के जमाने में कोई भी इनको जेन्युइनली इंडिपेंडेंट समझता था या समझता है? नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हूबहू 100% ये जो खाड़ी के देश हैं बिल्कुल वैसे हैं, लेकिन कुछ हद तक ये ऐसे ही हैं कि इनके अब फैसले किस हद तक इनके अपने फैसले, ये खुद एक सवाल है। लेकिन तब्दीली आना शुरू हो गई है, और क्योंकि अमेरिका की अभी शिकस्त इस रीजन में मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए इनकी तब्दीली भी अधूरी हो गई है। जिस दिन अमेरिका का वर्चस्व पूरी तरह से खत्म होगा इस खित्ते में, कि जिसका आप और आपके दर्शक समझ सकते हैं कि वो तभी होगा जब फिलिस्तीन भी पूरी तरह से आज़ाद होगा। तो जब ये होगा तो उसी के आगे पीछे, थोड़ा उससे पहले या उसके फौरन बाद, इनके रवैये में पूरी तब्दीली आ जाएगी, और मुमकिन है इन बाज़ देशों में तो हत्ता बहुत बड़ी सियासी तब्दीलियां भी आएँ, और डेमोक्रेसी और आज़ादी और ऐसी चीज़ें भी इन देशों में फिर हमें नज़र आना शुरू हों। जी बिल्कुल, यानी उस इलाके में इस जंग का जो इम्पैक्ट होगा वो दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में, और वहाँ की जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें भी इसका फ़र्क दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जैदी साहब इस हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, और जिस तरीके से अब वहाँ पर खामेनेई साहब का अंतिम संस्कार अब हो रहा है, और उसके बाद इस अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों के बीच जंग की शुरुआत एक बार फिर हुई है, उसको लेकर ऐसा लगता है कि अमेरिका फिर से एक बार कहीं न कहीं पूरी दुनिया की निगाह में बैकफुट पर ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सिंपैथी मिल पाना तो मुश्किल ही है। पूरे जंग के दौरान हम लोगों ने देखा कि ये सबसे बड़ी वजह रही कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी की बात नहीं सुनता है, अपने ही मन से उसको जो करना है वो कर रहा है। उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उसके जो सबसे करीबी दोस्त देश रहे, सब लगभग सारे अलग रहे, केवल अमेरिका और इसराइल ही एक साथ दिखाई पड़े। तो अब आने वाले दिनों में और क्या होता है, क्योंकि इस घटना ने जाहिर तौर पर पूरी दुनिया की निगाह फिर से खोली होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के फैसले ईरान के ख़िलाफ़ ले रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आकिब जैदी साहब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।